दोस्तों, मैं हूं नम्रता महड़िक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हमने असिम्प्टोटिक नोटेशंस देखे जो एल्गोरिदम्स एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर दोस्तों आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक वीडियोस है एल्गोरिदम एनालिसिस के। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एल्गोरिदम का टाइम एनालिसिस कैसे करते हैं। तो दोस्तों, एल्गोरिदम्स के दो टाइप्स होते हैं। तो कौन से होते हैं? एक होता है इटरेटिव एल्गोरिदम और सेकंड होता है रिकर्सिव एल्गोरिदम। तो दोस्तों, मैंने अपने एक वीडियो में इटरेटिव और रिकर्सिव एल्गोरिदम के कंसेप्ट्स और उन दोनों का डिफरेंस एक्सप्लेन किया है। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इटरेटिव एल्गोरिदम में क्या होता है कि इटरेटिव एल्गोरिदम में इटरेशन करने के लिए लूप्स का यूज किया जाता है। फिर वो व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप या फॉर लूप भी हो सकता है, ठीक है। और रिकर्सिव एल्गोरिदम में क्या होता है कि किसी फंक्शन के बॉडी के अंदर से उसी सेम फंक्शन को कॉल दिया जाता है। ये हुआ रिकर्सिव एल्गोरिदम। अभी हम इटरेटिव एल्गोरिदम और रिकर्सिव एल्गोरिदम को एग्जांपल के साथ देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो हमारे पास ये एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है प्रिंट। तो उसमें क्या किया है, एक फॉर लूप दिया है और आई प्रिंट किया है, करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा लूप है? फॉर लूप। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? इटरेटिव एल्गोरिदम्स का, करेक्ट। अभी हम ये सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें फंक्शन का नाम है प्रिंट। तो उसमें क्या किया है, n को प्रिंट किया है और प्रिंट n-1, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन कॉल दिया है, लेकिन वो फंक्शन कॉल किसको दिया है? उसी सेम फंक्शन को, मतलब फंक्शन के बॉडी के अंदर से उसी सेम फंक्शन को कॉल दिया है। तो ये एग्जांपल कौन से एल्गोरिदम का हुआ? रिकर्सिव एल्गोरिदम का, करेक्ट। तो ये हुआ हमारा इटरेटिव एल्गोरिदम और ये हुआ हमारा रिकर्सिव एल्गोरिदम, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि इटरेटिव एल्गोरिदम को टाइम एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इटरेटिव एल्गोरिदम का टाइम एनालिसिस करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करके हम उसका टाइम एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो स्टेप्स हैं ये, जो मैंने यहाँ पे 4 टिप्स लिखे हैं, वो 4 टिप्स। तो ये हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहली है फाइंड एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। फाइंड एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स मतलब क्या कि आपने जो एल्गोरिदम लिखा है उसमें कितने एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं जो जब प्रोग्राम रन होगा तब एग्जीक्यूट होने वाले हैं, वो सारे स्टेटमेंट फाइंड करने हैं। सपोज हमने ये एग्जांपल लिया, तो इसमें कौन कौन से एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, कौन से हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट छोड़े तो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, राइट। तो ये सारे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हमें फाइंड करने हैं फर्स्ट स्टेप में। अभी हमारा सेकंड स्टेप है फाइंड एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। मतलब हमने फर्स्ट स्टेप में जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स फाइंड किए हैं उनका एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसी काउंट भी फाइंड करना है, मतलब वो स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है वो फ्रीक्वेंसी काउंट हमें निकालना है, ठीक है। अभी थर्ड है ऐड और फ्रीक्वेंसी काउंट्स। अभी इस थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने सेकेंड स्टेप में हर एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स का फ्रीक्वेंसी काउंट निकाला है उनकी सम करेंगे, ओके। तो ये हुआ हमारा थर्ड स्टेप। अभी फोर्थ स्टेप कौन सी है कि कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी काउंट टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे असिम्प्टोटिक नोटेशंस। मतलब हम असिम्प्टोटिक नोटेशंस के हेल्प से फ्रीक्वेंसी काउंट को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हुआ हमारे स्टेप्स इटरेटिव एल्गोरिदम्स के टाइम एनालिसिस के लिए, करेक्ट। तो दोस्तों, अगर एल्गोरिदम में ये इटरेटिव और रिकर्शन यूज नहीं किया है
तो उस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो दोस्तों हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एल्गोरिदम में इटरेशन और रिकर्शन यूज नहीं किया है तो उस एल्गोरिदम का टाइम कांस्टेंट टाइम होता है। और कांस्टेंट टाइम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? O ऑफ 1 से। कैसे? O ऑफ 1 से। ठीक है, तो अभी हमने देखे इटरेटिव एल्गोरिदम का टाइम एनालिसिस करने के स्टेप्स। तो हम इस स्टेप्स को यूज करके कुछ एग्जांपल्स के साथ इटरेटिव एल्गोरिदम का टाइम एनालिसिस करके देखते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में क्या है कि एक फंक्शन है और इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक फॉर लूप है जो 1 से लेके n तक जा रहा है और हम i को प्रिंट कर रहे हैं। करेक्ट। तो हमें हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स फाइंड करने हैं। तो अभी इस एग्जांपल में कौन कौन से एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं वो देखते हैं। तो अभी इसमें कौन कौन से एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं? ये कर्ली ब्रेसेस छोड़े तो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं। करेक्ट। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। अभी सेकेंड स्टेप क्या है कि हमने जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स फाइंड किए हैं उनका फ्रीक्वेंसी काउंट हमें निकालना है। ओके, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है इंट i। तो इसका फ्रीक्वेंसी काउंट क्या आएगा? 1। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ एक ही बार कॉल जाएगा। करेक्ट। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू i प्लस प्लस। तो ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? n प्लस 1 टाइम। कितनी बार? n प्लस 1 टाइम। तो n प्लस 1 टाइम मतलब कैसे? अभी देखो, यहाँ पे जब i 1 है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। वैसे ही जब i इक्वल टू n होगा तब भी ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन जब i इक्वल टू n प्लस होगा तो इस स्टेटमेंट को कॉल जाएगा, वो चेक करेगा ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसके बाद वो लूप से बाहर आएगा। मतलब ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? n प्लस 1, जब तक कि i की वैल्यू n प्लस 1 नहीं होती है। करेक्ट। बट जनरली हम ये स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको लेने से और इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, तो ज़्यादातर हम इसको इग्नोर ही करते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट है सी आउट आई। तो अभी ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? ये लूप चलेगा 1 से लेके n तक, तभी हमारा कंट्रोल सी आउट आई पे आएगा। मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा n टाइम। करेक्ट। तो ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। तो अभी हमारी थर्ड स्टेप क्या थी कि जो भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं उनके फ्रीक्वेंसी काउंट की सम करनी है। तो अभी हम सम करते हैं। तो क्या आएगा? ये 1 प्लस, ये तो हम इग्नोर कर देंगे, ये है n। ठीक है, तो ये आई हमारी सम 1 प्लस n। ठीक है, तो अभी हमारी फोर्थ स्टेप क्या है? कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी काउंट टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी काउंट आया है उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? जब हम फ्रीक्वेंसी काउंट टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कन्वर्ट करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स याद रखते हैं। वो क्या है कि हमें इस सम में से जो कॉन्स्टेंट्स है उसको नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 1, तो हम 1 को लेंगे क्या? नहीं। और सेकंड पॉइंट क्या है कि इस सम में n की जो हायर ऑर्डर होगी, जैसे अभी यहाँ पे 1 ही है तो ऐसा भी हो सकता है n स्क्वायर या n क्यूब, तो इसमें से जो हायर ऑर्डर है n की वो लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हायर ऑर्डर कौन है? n। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O ऑफ n। ये हुई हमारी इस एग्जांपल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, 2 नेस्टेड फॉर लूप्स है और i को प्रिंट किया है।
तो इस एग्जाम्पल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम सेम स्टेप्स फॉलो करके निकालेंगे। तो इसमें ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, तो हम सबका फ्रीक्वेंसी काउंट निकालते हैं। इस स्टेटमेंट का क्या आएगा 1, क्योंकि इसको एक ही बार कॉल जाता है। अभी यहाँ पे 2 फॉर लूप है, वो भी नेस्टेड, और जो आउटर है वो 1 से लेके n तक जा रहा है, और जो इनर है वो भी 1 से लेके n तक जा रहा है। मतलब जब आउटर फॉर लूप एक टाइम रन होगा तब इनर फॉर लूप n टाइम्स रन होगा। करेक्ट। मतलब सी आउट आई ये स्टेटमेंट कितनी बार रन होगा n स्क्वायर, मतलब क्यों n इंटू n, क्या आया n स्क्वायर। अभी थर्ड स्टेप, इनकी सम क्या आएगी 1 प्लस n स्क्वायर, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई O ऑफ n स्क्वायर। करेक्ट। अभी इस एग्जांपल में अगर यहाँ पे और एक नेस्टेड फॉर लूप होता जो 1 से लेके n तक जाता, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती O ऑफ n क्यूब। करेक्ट। ऐसे ही हम मल्टीपल नेस्टेड लूप से ये n की पावर इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। तो अभी देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट क्या आएगा। तो int i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 का क्या आएगा 1, राइट। अभी यहाँ पे while लूप है, जो j इज लेस देन इक्वल टू n इतने टाइम्स तक जाएगा। मतलब जब तक कि j इज ग्रेटर देन n नहीं होता तब तक के ये while लूप ब्रेक नहीं होगा। करेक्ट। इसके अंदर क्या है i प्लस प्लस और j इक्वल टू j प्लस i, मतलब यहाँ पे j की वैल्यू i पे डिपेंडेंट है। करेक्ट। तो अभी देखते हैं कि i और j की वैल्यूज कैसे आएंगी। जैसे स्टार्टिंग में क्या है i इक्वल टू 1 है और j इक्वल टू 1 है। करेक्ट। जैसे i while लूप में गया तो i प्लस प्लस हो गया, तो क्या आया 2, और j इक्वल टू क्या है j प्लस i, मतलब i क्या है 1 प्लस i क्या है 2, तो क्या हुआ 3। जब i इक्वल टू 3 हो गया तो क्या आएगा 6। तो ये ऐसे इटरेशंस कहाँ तक जाएंगे। सपोज करो कि ये k तक गए, मतलब k पे i की वैल्यू n होगी, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन n। तो ये while लूप ब्रेक हो गया, क्योंकि j इज ग्रेटर देन n होने के बाद हमारा while लूप ब्रेक होगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो जो j की वैल्यूज आई है वो क्या आई है कि 2 नेचुरल नंबर्स की सम। ओके, तो 2 नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये क्या है ग्रेटर देन n। ओके, तो यहाँ पे क्या आया k स्क्वायर प्लस k डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन n। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई रूट n। तो यहाँ पे इस एग्जांपल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी O ऑफ रूट n। तो ये हुई इस एग्जांपल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो अभी देखते हैं कि इसमें हर एक स्टेटमेंट का फ्रीक्वेंसी काउंट कितना आता है। तो यहाँ पे है int i, तो int i का क्या आया 1। करेक्ट। यहाँ पे एक फॉर लूप है जिसमें i इक्वल टू 1, i स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस है, और उसके अंदर हमने प्रिंट किया है i को। तो हम इस कंडीशन को ऐसा भी लिख सकते हैं i लेस देन इक्वल टू रूट n। करेक्ट। या i स्क्वायर की जगह पे i लेस देन इक्वल टू रूट n भी लिख सकते हैं। तो इस सी आउट i स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी रूट n। करेक्ट। तो अभी इनकी सम क्या आएगी इक्वल टू 1 प्लस रूट n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है O ऑफ रूट n। तो ये आई इस एग्जांपल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो अभी इसका फ्रीक्वेंसी काउंट देखते हैं।
जैसे ये स्टेटमेंट है इंट आई जे के एन, तो इसका फ्रीक्वेंसी काउंट क्या है 1, करेक्ट। अभी यहाँ पे 3 नेस्टेड लूप्स हैं, जो आई है वो 1 से लेके एन तक जा रहा है, जो जे है वो 1 से लेके आई तक जा रहा है, और जो के लूप है वो 1 से स्टार्ट होके 50 तक के जा रहा है। मतलब यहाँ पे जे की वैल्यू आई के वैल्यू पे डिपेंडेंट है और के की वैल्यू आई और जे के वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, करेक्ट। तो अभी हम देखते हैं कि इसके वैल्यू कैसे आएंगे। जैसे स्टार्टिंग में i इक्वल टू 1 है, j इक्वल टू 1, अगर i इक्वल टू 1 है तो j इक्वल टू क्या आएगा 1 और k इक्वल टू क्या आएगा 50। ऐसा क्यों? क्योंकि जब i 1 टाइम रन होगा तब j भी 1 टाइम रन होगा, लेकिन 1 टाइम j के लिए 50 टाइम्स k रन होगा, क्योंकि k की वैल्यू j की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, वो 50 पे डिपेंडेंट है, करेक्ट। तो k इक्वल टू क्या आया 50 टाइम्स रन हुआ। अभी जब i इक्वल टू 2 हो जाएगा तो j इक्वल टू भी क्या हो गया 2, और जब j 2 टाइम्स रन होगा तो k भी कितने टाइम्स रन होगा 50 इंटू 2, करेक्ट। मतलब 2 बार k का भी लूप एग्जीक्यूट होगा 50 इटरेशंस के साथ। तो क्या आया ये 50 इंटू 2। अभी i की वैल्यू अगर 3 है तो j की वैल्यू भी 3 होगी और k की वैल्यू क्या आएगी 50 इंटू 3। तो ये ऐसे इटरेशंस कहाँ तक के जाएंगे, सपोज n तक के, i की वैल्यू n हो गई, j की वैल्यू भी n हो गई, तो k की वैल्यू क्या आएगी 50 इंटू n, करेक्ट। तो ये जो हमें फ्रीक्वेंसी काउंट्स मिले हैं उनके हम अभी सम करेंगे। तो क्या आएगा 50 प्लस 50 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 3 कहाँ तक के 50 इंटू n तक के, करेक्ट। तो अभी यहाँ से अपन 50 को कॉमन ले, तो क्या आया 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक के n प्लस तक के। तो ये जो पार्ट है ये क्या हुआ नेचुरल नंबर्स के एडिशन की सीरीज है, करेक्ट। तो उसका फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, करेक्ट। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 50 n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2। तो अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी O ऑफ n स्क्वायर। तो ये हुई इस एग्जांपल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट है इन आई जे के एन, इसकी क्या आएगी फ्रीक्वेंसी 1, करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या है कि 3 फॉर लूप है नेस्टेड, ओके। तो जो आई फॉर लूप है वो 1 से लेके n तक जा रहा है, जो j है वो 1 से लेके आई स्क्वायर तक जा रहा है, मतलब j की वैल्यू i के वैल्यू पे डिपेंडेंट है। और तीसरा फॉर लूप है जो कि 1 से स्टार्ट होके n/2 तक जा रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अगर i का लूप 1 टाइम एग्जीक्यूट होता है तो j और k के लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होते हैं। अगर i का लूप 1 टाइम एग्जीक्यूट होता है तो j का कितने टाइम होगा i स्क्वायर, i क्या है 1, तो i का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो j का भी 1 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। और 1 टाइम j के लिए k कितनी बार एग्जीक्यूट होगा 1 से लेके n/2 तक, मतलब k एग्जीक्यूट होगा n/2 टाइम्स, करेक्ट। अभी i अगर 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होता है तो जो j कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे j इक्वल टू 4 आया। और k कितने टाइम होगा, एक के लिए अगर n/2 है तो 4 के लिए कितना होगा n/2 इंटू 4, करेक्ट। ऐसे ही अगर i इक्वल टू 3 है तो j इक्वल टू 9 और k
ऐसे ही कब तक के होगा, जब तक के i इक्वल टू n नहीं होता। करेक्ट। अगर i की वैल्यू n होगी तो j की वैल्यू क्या होगी, n का स्क्वायर। ओके। और जब j की वैल्यू n का स्क्वायर है तो k की वैल्यू क्या आएगी, n/2 इंटू n का स्क्वायर। तो ये मिले हमें वैल्यूज। अभी इसको सम करते हैं तो क्या आएगा, n/2 प्लस n/2 इंटू 4 प्लस n/2 इंटू 9, कहाँ तक कि n/2 इंटू n का स्क्वायर। अभी यहाँ से n/2 कॉमन लिया तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस n स्क्वायर, मतलब ये क्या आया, नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सम। तो उसका फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, O ऑफ n का 4 पावर। तो ये कैसे आया, n n n n, तो ये कितने n हुए, 4। और हम क्या करते हैं कि n की जो बिगेस्ट पावर होती है वो लेते हैं। तो क्या आया, O ऑफ n का 4 पावर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें int n की काउंट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1। अभी यहाँ पे एक फॉर लूप है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है n तक, बट इंक्रीमेंट हो रहा है 2 से। जैसे अगर i की वैल्यू स्टार्ट होगी 1, फिर आएगी 2, फिर आएगी 4, ऐसे कहाँ तक के, n तक के। करेक्ट। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, कहाँ तक के, 2⁻k, मतलब 2⁻k इक्वल टू n। करेक्ट ना। तो हम लेंगे 2⁻k इक्वल टू n। तो k इक्वल टू क्या आएगा, log 2n। करेक्ट। तो अभी इस एग्जांपल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, O ऑफ log 2n। यह हुई इस एग्जांपल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था 2 से, तो यहाँ पे आया log 2n। अगर ये इंक्रीमेंट होता 3 से तो यहाँ पे आता log बेस 3n। अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट होता 4 से तो यहाँ पे आता log बेस 4n। तो ये हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस एग्जांपल की। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें क्या है, जो है int ijk इसको एग्जीक्यूट होगा ये 1 टाइम। करेक्ट। अभी यहाँ पे नेस्टेड लूप्स हैं, जो फर्स्ट आउटर लूप है वो है i चालू हो रहा है n/2 से और जा रहा है n तक, मतलब ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, n/2 टाइम्स। करेक्ट। और जो j लूप है वो 1 से चालू होके n/2 तक जा रहा है, मतलब ये भी कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, n/2 तक। और अभी ये थर्ड लूप है k का, जो 1 से लेके n तक जा रहा है, बट इंक्रीमेंट हो रहा है 2 से। तो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा ना कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, log 2n। करेक्ट। और ये तीनों भी लूप नेस्टेड है तो इनकी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट। मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो क्या आएगा, n इंटू 2 इंटू n इंटू 2 इंटू log 2n। करेक्ट। और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए क्या होगा, एडिशन में 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू log 2n। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, O ऑफ n स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, इंटू log 2n।
तो ये हुई इस एग्जाम्पल की 10 कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इसमें यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा 1 टाइम, करेक्ट। तो अभी ये जो नेस्टेड लूप है वो देखते हैं। जो आई है वो कितनी बार होगा, n/2, क्योंकि n/2 से चालू होके n तक के जा रहे हैं, करेक्ट। अभी जो j है वो 1 से लेके n तक जा रहा है, बट इंक्रीमेंट हो रहा है 2 से। तो हमने प्रीवियस एग्जांपल में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या देखी थी, log 2n, करेक्ट। और जो k है वो भी 1 से लेके n तक जा रहा है, बट इंक्रीमेंट हो रहा है 2 से। तो इसकी भी क्या आई, log 2n। और जब ये तीनों नेस्टेड है तो इसको एग्जीक्यूट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आया, n/2 इंटू log 2n का स्क्वायर, करेक्ट। और जब इनके एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस n/2 इंटू log 2n का स्क्वायर। तो अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इक्वल टू O ऑफ n इंटू log 2n का स्क्वायर। तो ये हुई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट्स है जो हम नहीं लेते हैं, करेक्ट। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स कवर किए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि रिकर्सिव एल्गोरिथम्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।